मित्रों, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संदर्भ में यह तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 19 विश्वविद्यालय की शक्तियों अथॉरिटी से संबंधित है, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोर्ट, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, boards of faculties, selection committees for appointment of teachers of the university, admission committee, examination committee, other authorities declared by statutes। अध्याय 5 के धारा 20 में कार्य परिषद के गठन का प्रावधान है। अध्याय 5 धारा 20, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्य परिषद के गठन का प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियम की किस अध्याय की किस धारा में है। उपकुलपति कार्य परिषद का चेयरमैन होगा। प्रति उपकुलपति बी में, सी में 2 संकाय अध्यक्ष चक्रानुक्रम में, सी 2 अध्यापक ओबीसी, एससी और एसटी से। डी तथा डी में विशेष प्रावधान है, किसी भी सदस्य की योग्यता स्नातक से कम नहीं होनी चाहिए। ई में 1-2 प्रोफेसर, 2 रीडर, 2 प्रवक्ता नियमानुसार। E2 में संबद्ध महाविद्यालय के 1 प्राचार्य नियमानुसार। एफ में 4 सदस्य सभा द्वारा चयनित 3 वर्ष के लिए। जी 4 शिक्षाविद चांसलर नामित करेंगे। किसी रिश्तेदार को कोई लाभ देने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उद्योग जगत से 1 व्यक्ति राज्य सरकार नामित करेगी। जी और एच के सदस्य 2 वर्ष के लिए तथा अधिकतम 2 टर्म रह सकते हैं। सी, सी, डी, ई तथा सब सेक्शन ए के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा, यानी सबका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। केवल जी और एच के सदस्य 2 वर्ष और 2 टर्म तक रह सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। धारा 21 में कार्य परिषद की शक्तियां और दायित्व का वर्णन है। यह प्रमुख अधिशासी निकाय है, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। विश्वविद्यालय की चल, जंगम या अचल स्थावर संपत्तियों को प्राप्त करना, स्थानांतरित करना, नियंत्रण करना तथा सुरक्षा करना। अध्यादेशों, परिनियमों में संशोधन या निरसन तथा विश्वविद्यालय का बजट बनाना। अध्यादेशों तथा परिनियमों के अनुसार छात्रवृत्ति, अध्येता वृत्ति, मेडल तथा अन्य अवार्ड देना। अधिकारियों, प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण तथा पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए प्रावधान करना। शुल्क तथा परीक्षकों की यात्रा भत्ता आदि का निर्धारण संशोधन 1977 में से समाप्त किया गया। महाविद्यालय को संबद्धता देना, बढ़ाना, वापस लेना, यह संशोधन 77 में जोड़ा गया। विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों, संस्थान, महाविद्यालय, हॉल, हॉस्टल के निरीक्षण की व्यवस्था करना। विश्वविद्यालय को की सामान्य मुखर के निर्माण तथा प्रयोग का निर्देश देना। नियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों के मध्य अनुशासन तथा समन्वय स्थापित करना। वित्त, लेखा, विनियोग, संपत्ति, कामकाज का प्रबंधन तथा विनियमन और उसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना। प्राप्त आय द्वारा भारत में कहीं भी स्थावर संपत्ति के क्रय पर विचार करना। विश्वविद्यालय के कार्य संपादन हेतु भवनों, स्थानों, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराना। विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, बदलना, निरस्त करना। विश्वविद्यालय की अस्थायी संपत्ति कोई भी किसी भी दशा में सिर्फ मासिक किराए पर दी जा सकती है, अन्यथा की किसी भी दशा में राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है। ऐसा कोई भी व्यय जिसके लिए नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है, कार्य परिषद नहीं कर सकता है। 3 क में कार्य परिषद यूजीसी तथा राज्य सरकार
कि पूर्व अनुमति से किसी विशेष कार्य में लगे प्राध्यापक की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति कर सकेगा। महाविद्यालयों से संबंधित कार्य परिषद किसी भी दशा में वित्त समिति द्वारा निर्धारित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा पार नहीं करेगी। परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान पर कार्य परिषद बिना अध्ययन परिषद तथा विद्या परिषद की सलाह की कोई निर्णय नहीं लेगा। कार्य परिषद सभा के सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उठाए गए कदमों से उसको अवगत कराएगी। कार्य परिषद नियमों के अंतर्गत अपनी शक्तियों या किसी व्यक्ति तथा समिति को प्रत्यायोजित डेलीगेट कर सकती है। स्पष्टीकरण: बैठक सभी व्यक्तियों का एक साथ आना यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला है। नोटिस का उद्देश्य सदस्य को भाग लेने हेतु समर्थ बनाना। नोटिस का मतलब है कि किसी को आपने उसमें किसी बैठक में भाग लेने के लिए इंटाइटल किया। बिना सूचना के बैठक तथा लिए गए निर्णय शून्य होंगे। कार्य परिषद विधिक सत्ता है। इसका सदस्य पद लोक पद है। इसका सदस्य इसके द्वारा नियुक्तियों को चुनौती नहीं दे सकता है। अध्याय 5 की धारा 22 में कोर्ट सभा के गठन का प्रावधान है। निम्न सदस्य होंगे। श्रेणी 1 में पदेन सदस्य हैं, इसमें कुलपति है, कार्य परिषद के सदस्य हैं तथा वित्त अधिकारी है। श्रेणी 2 में आजीवन सदस्य हैं। किसी वर्तमान विश्वविद्यालय की जो सदस्य अधिनियम के पहले से आजीवन सदस्य हैं। श्रेणी 3 में अध्यापकों के प्रतिनिधि, सभी विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, आवश्यक तथा अभियांत्रिकी संकाय अध्यक्ष यदि वे परिषद के सदस्य न हों, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के 2 वार्डन नियमानुसार चयनित, समस्त राज्य की महाविद्यालयों के प्राचार्य, 15 अध्यापक जिनका चयन निर्धारित नीति से होगा, समस्त संबद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र से 2 सदस्य निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम में। श्रेणी 4 के अंतर्गत पंजीकृत स्नातक, 15 ऐसे पंजीकृत छात्र जो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय से किसी भी प्रकार संबद्ध नहीं है। श्रेणी 5 में विद्यार्थियों का प्रतिनिधि, प्रत्येक संकाय से उपाधि कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाला छात्र जो स्नातकोत्तर में अध्ययनरत हो। श्रेणी 6 कुलपति द्वारा नामित, संशोधन 1977 द्वारा लोपित है, खत्म कर दिया गया इसको। श्रेणी 7 में राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि, विधान परिषद के 2 सदस्य तथा विधानसभा के 5 सदस्य उसके द्वारा चुने जाएंगे। श्रेणी 1, 2 तथा 5 के अलावा प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। श्रेणी 5 का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। अध्याय 5 धारा 23 के अंतर्गत सभा की शक्तियों एवं दायित्वों का वर्णन है। सभा एक सलाहकारी निकाय है। कार्य परिषद की नीतियों और कार्यक्रमों को समय समय पर समीक्षा करना तथा सुधार एवं विकास के लिए सुझाव देना, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, लेखी तथा अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार तथा प्रस्ताव पारित करना, कुलपति को आवश्यक सलाह देना, अधिनियम तथा कुलपति के निर्देशों पर दायित्वों का निर्वहन करना। धारा 24 के अंतर्गत सभा की बैठक का प्रावधान है। वर्ष में एक बार उप कुलपति बैठक आहूत कर सकता है। 1/4 सदस्यों की उपस्थिति में यदि उप कुलपति आवश्यक समझे कभी भी बैठक कर सकता है। अध्याय 5 धारा 25 में विद्या परिषद एकेडमिक काउंसिल का प्रावधान है। 1A में यह सर्वोच्च शैक्षिक निकाय है। शिक्षा तथा शोध की गुणवत्ता के न्यूनतम स्तर का निर्धारण तथा रख रखाव इसका दायित्व है। कार्य परिषद को परीक्षा सहित सभी शैक्षणिक मामलों में सलाह देना, अन्य दायित्व तथा शक्तियां जो पढ़ने वालों से प्राप्त हों। विद्या परिषद का गठन: उपकुलपति, सभी संकायों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जो न हो उसके महाविद्यालय से वरिष्ठतम प्राध्यापक, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर जो विभागाध्यक्ष नहीं हैं, संगठक विश्वविद्यालयों के संस्थानों के प्राचार्य, निदेशक तथा 2 वरिष्ठतम प्रोफेसर यदि कोई हो, संबद्ध महाविद्यालयों संयुक्त से 3 प्राचार्य चक्रानुक्रम में, 15 अध्यापकों का चयन निर्धारित रीत से, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, शैक्षिक प्रतिष्ठा के 5 सदस्यों का चुनाव निर्धारित रीत से। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2004 में जोड़ा गया कि यदि सदस्यों में
2 SC ST तथा 2 OBC से नहीं होंगे तो VC नामित करेगा। एक्ट 1 ऑफ 2004 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/7/2003 से। पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल एक्ट ऑफ 1977 के अनुसार तय होगा। अध्याय 5 धारा 26 वित्त समिति से संबंधित है। इसके सदस्य होंगे ए उप कुलपति, AA तथा AAA एक्ट 4 ऑफ 96 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्रमशः सचिव उच्च शिक्षा तथा सचिव वित्त विभाग शामिल हैं। ये लोग कम से कम संयुक्त सचिव को नामित कर सकते हैं। प्रति उप कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक 1995 के बाद से परिषद द्वारा नामित एक बाहर का व्यक्ति, वित्त अधिकारी जो पदेन सचिव भी होगा। विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा कोष पर वित्त समिति कार्य परिषद को सलाह देती है। कार्य परिषद के व्यय की आवर्ती तथा अनावर्ती सीमा तय करती है। बिना वित्त समिति की कार्य परिषद किसी भी वित्तीय मामले पर विचार नहीं कर सकती है। किसी वित्तीय प्रस्ताव से यदि कार्य परिषद सहमत नहीं है तो वह उसे वित्त समिति को वापस कर सकती है। पुनः वही प्रस्ताव आने पर उसे चांसलर के पास भेज दिया जाता है और वही निर्णय मान्य होगा। अध्याय 5 की धारा 27 में फैकल्टीज का वर्णन है। बोर्ड ऑफ फैकल्टीज का गठन। धारा 27 की उपधारा 3 के अनुसार बोर्ड ऑफ फैकल्टीज का गठन, कार्यकाल, दायित्व तथा शक्तियां इस प्रकार होंगे। उपधारा 4 के अनुसार गठन, संकाय का वरिष्ठतम प्रोफेसर डीन होगा तथा कार्यकाल 3 वर्ष होगा। संकाय अध्यक्ष बोर्ड का चेयरमैन होगा तथा उसका दायित्व होगा कि संबंधित विभागों में शिक्षा तथा शोध का स्तर बनाए रखे, संकाय से संबंधित एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस को लागू करे। उपधारा 6 के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति स्टैट्यूट के आधार पर की जाएगी। विभागाध्यक्ष डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रत्येक विभाग विषय के लिए अध्ययन परिषद का गठन किया जाएगा। एक परिषद को एक से अधिक समनुदेश किए जा सकते हैं। अध्याय 5 धारा 28 के अनुसार विश्वविद्यालय में एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेश के अनुसार होगा। प्रवेश समिति आवश्यकता अनुसार उप समितियों का भी गठन कर सकती है। प्रवेश समिति पर नियमावली की सीमा में रहकर प्रवेश के नियम बना सकती है। आरक्षण नियमों का पालन करना होगा, परंतु अनुच्छेद 30 की क्लास 1 के अंतर्गत गठित अल्पसंख्यक संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा। यह लाइन महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 30 के क्लास 1 में अल्पसंख्यक संस्थानों के गठन का प्रावधान है, जिस पर आरक्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार अध्याय 5 की धारा 29 में परीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार परीक्षा समिति गठित की जा सकती है। परीक्षा समिति सभी परीक्षाओं धारा 42(2) स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को छोड़कर को सुपरवाइज करेगी। इसके कार्य निम्न है: एग्जामिनर्स करना, मॉडरेटर्स अपॉइंट करना, समय समय पर परीक्षा परिणाम का रिव्यू करना तथा एकेडमिक काउंसिल को रिपोर्ट सौंपना, परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु एकेडमिक काउंसिल को सुझाव देना, अध्ययन परिषद द्वारा प्रदत्त परीक्षक सूची को स्क्रूटिनाइज करना तथा परीक्षा परिणाम घोषित करना। परीक्षा समिति विशेष कार्य हेतु उप समिति जैसे अनफेयर मीन्स हेतु गठन कर सकती है। परीक्षा समिति या जिसे समिति ने शक्ति डेलीगेट कर रखी है वह किसी परीक्षक को डिबार कर सकता है। अध्याय 5 की धारा 30 में अन्य समितियों का प्रावधान है जो परिनियमावली में वर्णित है। अध्याय 6 धारा 31 अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित है। अध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय में कार्य परिषद तथा महाविद्यालय में संबद्ध संयुक्त स्वायत्त राजकीय को छोड़कर प्रबंध तंत्र करता है। नियुक्ति में 1 वर्ष का प्रोबेशन होगा, जिससे अधिकतम 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है यदि 1 वर्ष से पहले उसे शोकाज नहीं किया गया हो। विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य की रिपोर्ट के बाद ही प्रबंध तंत्र किसी अध्यापक को उसे सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद दंडित कर सकता है। कुलपति के से अनुमोदन आवश्यक है, पर क्लास 1 आर्टिकल 30 के संदर्भ में वाइस चांसलर को संतुष्ट करना पड़ेगा। कुलपति से अनुमोदन आवश्यक है, परंतु जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनके लिए वाइस चांसलर से अनुमोदन आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे
वाइस चांसलर को संतुष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया है वो सही है। चयन समिति विश्वविद्यालय कुलपति